नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। परिचर्चाएं चल रही हैं। उत्तराखंड की परीक्षाओं से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड का इतिहास 4 भागों में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, उत्तराखंड का जो इतिहास था, ठीक है, कुणिंद वंश से लेके हमने आपको बताया था परमार वंश गढ़वाल में हो गया, ठीक है, और कुमाऊं में चंद वंश हो गया, ठीक है। किस प्रकार गोरखाओं ने यहाँ पर अब आक्रमण किया और कुमाऊं और गढ़वाल पर अपना अधिकार स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या जाना था कि फिर गोरखाओं को भगाते हैं, पराजित करते हैं ब्रिटिश के बाद फिर किस प्रकार उत्तराखंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मांग करती है, वो हमने 4 वीडियो में कंप्लीट किया था। और एक और वीडियो डाली थी जिसमें हमने 15 से 20 टॉपिक क्या किए थे, कंप्लीट किए थे, और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सहारा था। ठीक है, आपने बहुत सहारा था। उसमें हमने उत्तराखंड के पर्वत हो गए, दर्रे हो गए, नदियाँ हो गई, ठीक है, यहाँ के प्रमुख जो जल विद्युत योजनाएं हैं उनके बारे में परिचर्चा की थी, और उसी के साथ साथ जो यहाँ के प्रमुख संस्थान हैं, ठीक है, उनके बारे में भी जाना। और जो भारत में उत्तराखंड राज्य की जो सीमाएं किस किस जिले से लगते हैं, किस किस राज्य से लगते हैं, और कहाँ वन क्षेत्र अधिक है जनसंख्या के बारे में परिचर्चा की थी। ठीक है, उसी के साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आपको पता है सब उससे क्या होगी आप जान रहे हो। ठीक है, तो क्या है, आपको 31 तारीख को क्या निकल गया था जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है, किसका, SI उप निरीक्षक का आपका क्या निकल गया है, फॉर्म नोटिफिकेशन आ गया है। और 31 से आप अप्लाई करना उसे क्या कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। 31 हो गया, अब आप उसे भर सकते हो। और भरते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी है, किन गलतियों से बचना है कि बाद में सिलेक्शन के बाद आपको कोई इशू ना आए, ठीक है, उसकी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा कि उसके फॉर्म को कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जो SI उप निरीक्षक का सिलेबस है क्या रहेगा, मैंने बताया था पहले से ही आपके लिए कि हिंदी, जो हाई स्कूल स्तर की हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, प्रश्न कितने 100 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है हिंदी में, ठीक है, सभी एक एक नंबर के हैं, और 2 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे मिलेंगे। हिंदी के साथ साथ 50 नंबर आपके लिए सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, मतलब कि रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 100 हिंदी के पूछेगा, 50 आपका क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके साथ 75 नंबर का 75 आपके लिए क्या है, सामान्य जागरूकता है, जिसमें आपके लिए क्या पूछेगा, उत्तराखंड का GS पूछेगा। ठीक है, और भारत से भी कहीं से भी आपका GS पूछ सकता है। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास से क्वेश्चन आएंगे, उत्तराखंड का जो जनरल नॉलेज है, ठीक है, जो हमारा इतिहास है, आपको बताया, मैं सिलेबस भी बता दूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेके, ठीक है, कि 1857 की क्रांति हो गया और स्वतंत्रता प्राप्ति तक, ठीक है, 1947 तक क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ आपके लिए 75 के क्या है, 75 नंबर का आपका क्या है, गणित है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा, और उसी में फायर स्टेशन के निकले हैं, जिसमें आप वही कर सकते हो जिसके पास भौतिकी विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। ठीक है, वही इसमें अप्लाई कर सकते हो। और सामान्य विज्ञान और गणितीय योग्यता उसमें पूछेगा, 2 घंटे का है, 100 क्वेश्चन इसमें पूछेगा। ठीक है, तो हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे 100 क्वेश्चन, आप 100 नंबर 100 क्वेश्चन। ठीक है, पहले भी हिंदी के बारे में परिचर्चा की है कि आपको कैसे हिंदी को पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में देखो, रटने से तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, कितना रट लोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बहुत सारी वीडियो ट्रिकी वे में बताए हुए हैं। ठीक है, संधि मैंने आपको बताया है कि जिन शब्दों के मध्य में A O, ठीक है, अवि या ओ, एक मात्रा, 2 मात्रा या अर्धस्वर लगा हो, तो वो मैंने आपको सारी ट्रिक बताए हैं। ठीक है, 3 5 छत पे नमस्कार, ठीक है, मैंने संधि के नियम बताए थे आपको, बिल्कुल ट्रिकी वे में। अगर एक बार समझ जाओगे तो परीक्षा में बैठते ही आप ट्रिक लगाओगे तो क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से आपके बनने लग जाएंगे। और 100 नंबरों का है तो उसमें से आपको 90 नंबर तो दिलाने ही है। ठीक है, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं SI की दृष्टि से पहले से ही बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शून्य से स्टार्ट करेंगे, हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्यों के बारे में परिचर्चा करेंगे। हिंदी आपकी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी के प्रति आपको क्या होना है, जागरूक होना है। ठीक है, तो उत्पत्ति मैंने बताई थी कि प्रारंभ में वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, मूल संस्कृति थी, फिर वैदिक संस्कृति आई, फिर लौकिक संस्कृति आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, फिर अभ्रंश आई, और आज उसका बिगड़ता हुआ रूप क्या है, हिंदी आपके सामने है। ठीक है, जो आज आप हिंदी बोल रहे हैं वो इन सब से निकल के आके लास्ट में जो बिगड़ी हुई रूप है वो आपकी क्या है, हिंदी है। तो आइए चर्चा करते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के बारे में। ठीक है, देखो मैंने बताया पहले क्या था, मूल संस्कृत था। ठीक है, मूल संस्कृत के बाद आपकी क्या आती है, वैदिक संस्कृत आती है, लौकिक संस्कृत आती है। ठीक है, अब संस्कृत भी 2 भाषाओं में
विभाजित हो जाता है। एक हो गया वैदिक, एक हो गया लौकिक, ठीक है। वैदिक संस्कृत जो थी इसकी भाषा क्या थी, कठिन थी। इसकी भाषा क्या थी, वैदिक संस्कृत की भाषा क्या थी, कठिन थी, जिसमें वेद पुराण उपनिषद लिखे गए, ठीक है। और जो लौकिक संस्कृत थी ये क्या थी, आपके लिए ईजी थी। इसकी भाषा क्या थी, सरल थी, जिसमें महाभारत और रामायण लिखे गए थे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद क्या आता है, पाली आता है, फिर प्राकृतिक आता है, ठीक है। प्राकृतिक का फिर उसके बाद जो रूप बिगड़ा वो अपभ्रंश आया, ठीक है। अपभ्रंश के बाद जो रूप बिगड़ा, षोडशैनी, आप कहीं कहीं पढ़ते हो षोडशैनी। और जो आज अंतिम में आपके लिए बिगड़ा हुआ रूप है वो क्या है, हिंदी है, ठीक है। अब ये हिंदी शब्द कहाँ की देन है, हिंदी कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो ये आपने जान लिया, ठीक है। देखो वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है, ठीक है। किसकी देन है, जो हिंदी है ये किसकी देन है, ईरानियों की देन है। संस्कृत की 100 ध्वनि फारसी में हो बोली जाती है, ठीक है। जो संस्कृत में 100 है ना, उसे फारसी में हो बोली जाती थी। जैसे सप्ताह को क्या बोलते थे, संस्कृत में तो हम सप्ताह बोलते हैं, तो फारसी में फारसी लोग इसे क्या बोलते हैं, हफ्ताह बोलते हैं, ठीक है। 100 क्या हो जाता था, हो में परिवर्तित हो जाता था। असुर को वो क्या बोलते थे, अहुर बोलते थे। और सिंधु को वो क्या क्या हो गया, सिंधु का 100 हो में परिवर्तित हो गया, तो सिंधु क्या हो गया, हिंदू में हो गया, ठीक है। जैसे भी आगे आगे समय बीतता गया तो भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है, ठीक है। सिंधु नदी आपको पता है, सिंधु घाटी की सभ्यता आपको मैंने बताया हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता के ही किनारे सर्वप्रथम नगर फले फूले बूते, वो आपको मैंने इतिहास में कराया हुआ है, ठीक है। उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते थे, ठीक है। जो सिंधु नदी है, ठीक है, उसे ईरानी क्या कहते थे, हिंदू या हिंद कहते थे, क्योंकि 100 उनका क्या हो जाता फारसी में हौ में परिवर्तित होता जाता है, ठीक है। जो सिंधु नदी था उसे ईरानी हिंदू कहने लगे या हिंद कहने लगे, ठीक है। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंदी कहा जाने लगा, ठीक है। और अभी क्या हो गया कि पहले तो मैंने बताया कि उन्होंने जो क्या था, उनका जो क्या था 100 था, वो फारसी में हौ में परिवर्तित होने लगा। और जो सिंधु नदी का पार का क्षेत्र था इसके लिए हिंदी शब्द प्रयोग होने लगा, और यहाँ की भाषा क्या होगी, हिंदी कहलाई, ठीक है। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जवान ए हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। देखो फिर क्या हुआ, फारसी साहित्य में भारत की संस्कृति के लिए, भारत के लिए क्या हो गया, उनके लिए एक शब्द, एक भाषा का प्रयोग किया गया जिसे जवान ए हिंदी या जवान ए हिंदी शब्द का प्रयोग आपको मिलता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, भारत में हिंदी साहित्य भाषाओं का क्या होता है, क्रम बढ़ते रहता है। भाषा संस्कृत से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश से भिन्न जनसामान्य की भाषा के लिए भाषा शब्द में प्रयोग होता था। जैसे संस्कृत है, ठीक है, कूप जल भाषा बहती नीर, ठीक है, कबीर लिखी भाषा है, ठीक है। चौपाई कहे जायसी द्वारा है, भाषा भनित मोर मति तोरी, ठीक है, कौन बोलते हैं, तुलसी जी बोलते हैं। और भाखा बोल, ठीक है, भाखा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, किसकी पंक्तियां हैं, केशव की पंक्तियां इत्यादि ऐसे कहे जाते हैं, ठीक है। तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। 1253 से 1325 ईस्वी ने सबसे पहले भाषा या भाका के स्थान पर हिंदी या हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले देखो भाषा के नाम पर भाखा के स्थान पे, ठीक है, भाखा है ये, भाका के स्थान पे क्या है, हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो का हिंदी में अपना क्या है, एक अलग योगदान है। कब बोल रहा है, 1253 से 1225 ईस्वी में अमीर खुसरो ने क्या किया था, हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था, जो मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित होती थी। वो जो हिंदवी का प्रयोग किया था ये किस देश, मध्य देश की भाषा के रूप में प्रचलित होती थी, ठीक है। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए क्या खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की थी, ठीक है। देखो पूछेगा खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश है, उसकी रचना किसने की थी, अमीर खुसरो ने की थी। क्यों की थी, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बोला कि अमीर खुसरो मेरे बेटे को क्या देना है, हिंदी की शिक्षा देनी है, ठीक है, हिंदवी सिखानी है। तो उसके लिए अमीर खुसरो क्या करते हैं, जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है, वो क्या करते हैं, खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना करते हैं। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी का शब्द, ठीक है, हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार
द्वारा आया है, ठीक है। जो अमीर खुसरो द्वारा क्या किया जाता है, एक रचना की जाती है फारसी में हिंदी को, जिसका नाम है खालिक बारी, ठीक है। उसमें हिंदवी शब्द की चर्चा कितनी बार है, 30 बार है, और हिंदी शब्द की चर्चा कितनी बार की गई है, 5 बार की गई है, ठीक है। वहीं भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसने, सरफुद्दीन ने क्या जफरनामा 1424 ईस्वी में मिलती है, ठीक है। हिंदी शब्द का प्रयोग में अगर प्राचीन प्रयोग पूछे तो किसके, जफरनामा किसकी रचना है, जफरनामा पूछे तो किसकी है, सरफुद्दीन की है, ठीक है। कब लिखा जाता है इनके द्वारा, तो 1424 में लिखा जाता है जफरनामा, सरफुद्दीन है, जिसमें क्या हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग आपको मिलता है, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव क्या रहा, आज ये जानते हैं, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। जो क्या था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, ठीक है। आर्य कहाँ के निवासी थे, आप मुझे बताएंगे आर्य कहाँ से आए हुए थे, तो उनकी जो क्या थी, प्राचीन भारतीय भाषा का जो काल माना जाता है वो 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। वहीं इस अवधि में संस्कृत क्या थी, संस्कृत को अधिक महत्व दिया गया था। संस्कृत क्या थी, बोलचाल की भाषा थी, ठीक है। जब आर्य भाषा थी उस समय संस्कृत क्या था, मुख्य बोलचाल की भाषा थी। जैसे आज आप हिंदी बोलते हैं, ठीक है, आपके क्षेत्र की भाषा बोली होती है कुमाऊं, गढ़वाली, जो भी आप बोलते हो, तमिल, उड़िया, उर्दू, बंगाली, बंगली, असमी, पंजाबी, ठीक है। तो वो उस क्षेत्र की भाषा उस समय क्या थी, मूल संस्कृत थी, ठीक है। संस्कृत भाषा के दो रूप आते हैं, मैंने पहले ही आपके बताया कि संस्कृत दो रूप में आप टूट जाती है। एक रूप उसका वैदिक के रूप में झलकता है, दूसरा रूप उसके किसके रूप में, लौकिक के रूप में झलकता है। अब देखो यहाँ भी आपके लिए समझने की बात है। देखो पूछेगा वैदिक में क्या किसकी रचना हुई, वैदिक से, वैदिक मतलब वेद, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। पुराण, उपनिषद, ठीक है। तो कितने पुराण है, कितने उपनिषद है, पुराण कितने हैं, 18 है, और 18 के बीच में एक जीरो लगा दोगे तो 108 का डाटा आपके लिए बनता है। तो उपनिषद कितने हैं, 108 है, ठीक है। उपनिषद कितने हैं, 108 है। वेद पूछे तो 4 है, सबसे प्राचीन वेद आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और वेदांग पूछे या उपवेद पूछे तो वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं, ठीक है। उपवेद पूछे तो उपवेद कितने हैं, वेदों के 4 उपवेद हैं, ठीक है। तो संस्कृत दो रूपों में टूट जाती है, एक तो वैदिक संस्कृत आपके लिए आता है, एक लौकिक संस्कृत आपके लिए आता है, ठीक है। वैदिक संस्कृत की भाषा क्या थी, पहले ही बता दिया मैंने कि इसकी भाषा क्या थी, आपकी कठिन थी, ठीक है। वैदिक संस्कृत की भाषा क्या होती है, कठिन होती है, जिसमें वेदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, ठीक है। और जो दूसरा रूप था लौकिक संस्कृत था, ठीक है। लौकिक संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो लौकिक संस्कृति भाषा क्या थी, सरल थी, ठीक है। जिसमें रामायण और महाभारत, अगर पूछे रामायण किसके द्वारा लिखी गई, तो रामायण किसके द्वारा बताओ मुझे, वाल्मीकि, रामायण किसके द्वारा, वाल्मीकि हो गया, ठीक है। अगर महाभारत पूछे तो महर्षि वेद व्यास, महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा, ठीक है। और रामायण किसके द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, ठीक है। तो लौकिक संस्कृति में इनकी क्या हुई थी, रचना हुई थी। और संस्कृति कालीन जो बोल चाल की भाषा थी वो कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो संस्कृत थी, ठीक है, जो लौकिक संस्कृति थी उसका क्या होता है, उसका भी रूप बदल देता है, वो पाली के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। और इसका समय कब था, 500 ईस्वी पहले तक थी, ठीक है। और पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है, ठीक है। पाली भाषा आपको कहाँ मिलता है, बौद्ध साहित्य में मिलता है, ठीक है। बौद्ध साहित्य, ठीक है। बौद्ध, मैंने बौद्ध धर्म आपको बताया हुआ है, ठीक है। बौद्ध धर्म बताया है, तो बौद्ध धर्म के जनक कौन थे, ठीक है। बौद्ध धर्म किसके द्वारा कब प्रारंभ हुआ गया है, बौद्ध धर्म कितने भागों में टूटा, वो मैंने आपको सब बताया हुआ है, ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षा कैसी थी, तो वही जब बौद्ध धर्म का साहित्य था तो वो आपको पता है पाली भाषा तब मिलती है, ठीक है। कालांतर में पहली ईस्वी तक आते आते पाली का बोलचाला की भाषा क्या हुई, विकसित हुई, और यह प्राकृतिक के रूप में आई। फिर पाली भी क्या होगी, प्राकृतिक के रूप में आ गई। और इस अवधि में सोरसैनी, पैचासी, ब्राचर, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी नामक अन्य क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। मैंने बताया कि इसके साथ साथ क्या होता है, पाली भाषा जैसे समापन की ओर आती है बौद्ध धर्म के समय, बौद्ध साहित्य के समय, उसके बाद आपका प्राकृतिक भाषा सामने आती है। और प्राकृतिक भाषा के ही सामने मैं अगर बताऊं तो उस समय और सोरसैनी,
85 ब्राचट, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी इसकी क्या थी, क्षेत्रीय बोलियां थी, या क्या थी, इसकी क्षेत्रीय बोलियों के रूप में विकसित हुई थी। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम तो मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ, बार बार आप रिवाइज करते आ रहे हैं, रिवीजन आपके लिए क्या होगा, की साबित होगा। ठीक है, संस्कृत आया, ठीक है, मूल में क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत दो रूप में टूट जाती है, एक आपका वैदिक होगा, एक आपका क्या हो गया, लौकिक हो गया। वैदिक की भाषा कठिन थी, वेद पुराण उपनिषदों की रचना हुई। लौकिक की भाषा इजी थी, महाभारत और रामायण लिखे गए। ठीक है, इसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद आपके क्या आता है, पाली सामने आता है। ठीक है, पाली भाषा जब थी तो उस समय किस धर्म, किस साहित्य का बोलबाला था, तो मैंने बताया कि बौद्ध साहित्य उस समय बोलबाला था, जब प्राकृतिक जब पाली भाषा चल रही थी। ठीक है, पाली समापन के बाद आपकी प्राकृतिक आती है, प्राकृतिक का बोलबाला कम होने लगता है, फिर अपभ्रंश आता है। ठीक है, अपभ्रंश के बाद शोरसैनी अवहट आता है, और अवहट के बाद अगर बात करूं तो जो आज आप बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो टूटी फूटी हिंदी है। ठीक है, वो क्या है, टूटी फूटी हिंदी है। देखो अब आपका एक मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो भाषा है, भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है, देखो अर्जित संपत्ति है, परिवर्तनशील है। कैसे है, हमने बोल दिया कि भाषा परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील नहीं होती तो आज आप संस्कृत बोलते, वैदिक संस्कृत बोलते। ठीक है, तो परिवर्तित होते होते कहाँ पहुंची, संस्कृत, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। ठीक है, और वहीं प्राकृतिक के समय में और भाषाएं कुछ बाहर आती हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया, जब प्राकृतिक भाषा चल रही थी तब कुछ और क्षेत्रीय उपबोलियां चल रही थी, बोलियां चल रही थी, जिसमें शोरसैनी, 85 हो गया, ब्राचट, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, ये किसकी, प्राकृतिक की उपबोलियों या बोलियों के नामक क्षेत्र में क्या होती है, धीरे धीरे विकसित होने लगती है। इनका भी क्या होता है, उसी समय विकास होता है। ठीक है, आगे चलकर प्राकृतिक की विभिन्न बोलियां विकसित होती हैं, फिर प्राकृतिक की विभिन्न बोलियां विकसित होती हैं। मैंने क्या बताया आपको कि शोरसैनी, 85, ब्राचट, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, जो अपभ्रंश की बोलियों के रूप में प्रस्तुत की जाती है, ये किसके रूप में प्रस्तुत की जाती थी, अपभ्रंश के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। अपभ्रंश का समयकाल मैंने बताया कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक क्या माना गया था। ठीक है, और धीरे धीरे अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। ठीक है, जो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का समय काल है, उसके मध्य का समय काल है, उसे क्या कहा गया, हमारा संक्रांति काल कहा गया। जैसे हिंदी साहित्य को मैंने बताया कि छायावादी युग हो गया। ठीक है, मैंने बताया भारतीय हिंदी युग सबसे पहले, फिर छायावादी युग हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, बताओ मुझे, भारतीय हिंदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। जिस प्रकार उन्हें अलग अलग युगों में विभक्त किया गया, भारतीय हिंदू युग के कवि अलग थे, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। ठीक है, छायावादी मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद हो गया, और कौन कौन बताए थे मैंने आपको, जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं बोलूँ, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य काल को क्या बोलते हैं, संक्रांति काल कहा जाता है। ठीक है, वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। राजा मुंज को क्या माना है, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतिक भाष तथा चंद्रधर गुलेरी शर्मा ने क्या बोला, इसे पुरानी हिंदी का दर्जा दिया है। वहीं अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था क्या कहा जाता था, उसे उत्तरकालीन अवस्था, जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था थी उसे अवहट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अवहट में विद्यापति ने क्या, कीर्ति लल्ला और कीर्ति पताका की रचना की थी। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कीर्ति लल्ला या कीर्ति पताका की रचना किसके द्वारा, तो विद्यापति द्वारा की गई थी। कौन सी भाषा में, अवहट भाषा में की गई थी। इंपोर्टेंट है कि जो कीर्ति लल्ला और कीर्ति पताका थी उसकी रचना किसमें, अवहट में, किसके द्वारा की जाती है, विद्यापति द्वारा की जाती है। दोहा, जिसे दुहा, ठीक है, मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही क्या था, छंद है, क्या, दोहा अथवा दुहा। ठीक है, याद रखना। इधर तक किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए फिर क्या हुआ, देखो अपभ्रंश के भेद आते हैं। ठीक है, जो आर्य भाषाओं का विकास हुआ, अपभ्रंश के जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, जैसे शोरसैनी अपभ्रंश करो तो ये क्या था, अपभ्रंश का एक भेद होता है शोरसैनी अपभ्रंश, जिसमें आधुनिक अगर आर्य भाषा की बात करो तो उसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी किस में आता था, ये शोरसैनी अपभ्रंश में आता था। ठीक है, 85 अपभ्रंश की बात करूँ तो उसमें लहदा और पंजाबी आता है। ठीक है, पंजाबी की कौन सी मुखी है, तो गुरुमुखी आपकी क्या है, पंजाबी की लिपि। आपसे पूछे
पूछेगा तो गुरुमुखी, ठीक है। और ब्राचड़ अपभ्रंश पूछेगा तो इसमें सिंधी आपकी क्या थी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सिंधी है ब्राचड़ का, और इसका क्या था, ये पुराना क्या था, ब्राचड़ अपभ्रंश था, जो क्या होता है आधुनिक अगर भारतीय भाषा में हम इसकी गणना करें तो ये सिंधी हो जाती है, ठीक है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करें तो मराठी, ठीक है। और मागधी अपभ्रंश की बात करूं तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया वाले क्षेत्र आते हैं किसमें, मागधी अपभ्रंश में। और अर्ध मागधी अपभ्रंश की बात करूं तो इसमें पूर्वी हिंदी और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये कहाँ अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो अब आगे हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं जो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। कैसे खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, ठीक है, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य निम्न युगों में हुआ है, ठीक है। अब खड़ी बोली का विकास में क्या होता है, अलग अलग युगों में होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, जो भारतेंदु का पूर्व युग था, ठीक है, भारतेंदु का पूर्व युग था मैंने बताया था, ठीक है। तो उस युग में क्या होता है, हिंदवी के पुराने नवीन जो क्या थे, नवीन नमूने थे, उन्हें अमीर खुसरो को बंदा नवाज क्या गोसुदराज की रचनाएं मिलती हैं, ठीक है। जो पुरानी हिंदी है, ठीक है, उसमें अमीर खुसरो हो गए, बंदा नवाज हो गए और क्या गेसु दराज की पुरानी रचनाएं मिलती हैं। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है, तब से आज तक समय के 3 कालों में विभाजित किया है, ठीक है। जो इसके प्राचीन स्रोत जो क्या मिलते हैं, हिंदी का जो वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी में मैंने बताया, और इस समय इसे क्या 3 कालों में विभक्त किया था, ठीक है। एक था आदिकाल, एक था मध्यकाल, एक था आधुनिक काल, ठीक है। अगर आदिकाल किस चरण में आई, इसकी मैं अगर आपको समय पूछूं तो 1000 से 14 ईस्वी तक क्या रहा आपका आदिकाल रहा, और 14 से 1800 ईस्वी तक आपका मध्यकाल की स्थिति आती है, और आधुनिक काल आपकी 1800 से अब तक जो काल चल रहा है, ठीक है, 1800 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है इसे हम किस में आधुनिक काल में कहते हैं, ठीक है। अब तीनों काल के अपने अलग अलग विशेषताएं हैं, आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है, ठीक है। पूछेगा हिंदी का विकास सर्वप्रथम किस का योगदान रहा है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज, इंपोर्टेंट होता है, स्टार लगाना, नोट्स बनाना, ठीक है। हिंदी का जो सर्वप्रथम विकास होता है वो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के योगदान से होता है। इसके आचार्य कौन थे उस समय बताओ मुझे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहता, तो आचार्य कौन थे, जॉन गिलक्राइस्ट थे। इसके आचार्य कौन थे उस समय, जॉन गिलक्राइस्ट थे, ठीक है। उन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की थी, ठीक है। गिलक्राइस्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। इसी संदर्भ में इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुख लाल का योगदान क्या रहा, असमरणीय रहा, ठीक है। मैंने बताया था रानी केतकी की कहानी, ठीक है, के रचनाकार कौन है, एक वीडियो बनाई थी उसमें इंपोर्टेंट मैंने बताया था, ठीक है। इंसा अल्लाह खां, ठीक है, लल्लू लाल यादव, ठीक है, सदल मिश्र हो गए, सदा सुख लाल का योगदान क्या रहा इस काल में, क्या रहा, महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। देखो आ भी गया, मैंने अभी आपसे पूछा कि रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल भाषा में लिखी है, ठेठ बोलचाल भाषा में लिखी है। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई गई हैं, जिसमें प्रेम सागर उनकी क्या थी, प्रसिद्ध थी। लल्लू लाल क्या थे, एक इन्होंने एक रचना की जिसका नाम है प्रेम सागर, और प्रसिद्ध रचना रही लल्लू लाल की, ठीक है। और इनकी 14 रचनाएं बताई गई हैं। देखो पूछेगा नासिकोपाख्यान, पूछेगा तो सदल मिश्र किसकी, नासिकोपाख्यान किसकी है, तो सदल मिश्र आपका क्या हो जाएगा, 1803 में इनके द्वारा क्या नासिकोपाख्यान की रचना की गई, किसके द्वारा, सदल मिश्र के द्वारा, ठीक है। और क्या आध्यात्म रामायण, आध्यात्म रामायण पूछे तो रामचरित की रचना पूछे तो सदा सुखलाल ने अपने सहयोगी की तुलना से कम लिखी है, ठीक है। सुख सागर इनकी क्या थी, प्रसिद्ध रचना थी, ठीक है। किसकी थी बताओ, सुख सागर किसकी प्रसिद्ध रचना थी, तो जो सदा क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं, उनने क्या बोल दिया, सुख ही क्या है, सागर है, इनकी प्रसिद्ध रचना रही, ठीक है। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का क्या रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। भारतेंदु पूर्व काल से हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछता है, हिंदी में पहला समाचार पत्र पूछेगा तो बताइए फटाफट, हिंदी का पहला समाचार पत्र मैंने पहले बताया था कि जो पहला सबसे पहले सुबह सुबह आपको दिखता है वो क्या है, मार्तंड है। मार्तंड से सूर्य को आप मार्तंड, उदंड मार्तंड, ठीक है, मार्तंड, ठीक है, सूर्य आप झलकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो पहला समाचार पत्र पूछे तो उदंड मार्तंड होगा। कब प्रकाशित होता है,
तो कहाँ से प्रकाशित होता है? 1826 में कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित होता है। क्या? उदंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। और वहीं अगर बात करूं तो बंगदूत दूसरा, ठीक है। बंगदूत कहाँ से? 1828 में कलकत्ता से ही इसका प्रारंभ होता है, ठीक है, जिसे 1829 में सरकार ने बंद करवा दिया था, ठीक है। जो बंगदूत पत्रिका थी, ठीक है, कब प्रकाशित होती है? ठीक है, 1828 में कलकत्ता से बंगदूत का आरंभ होता है, लेकिन 1829 में क्या हो जाता है? इसे बंद करवा देता है। 1829 मैंने आपको बताया था 1829 का काल क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया था जो समाज में चल रही कुरीतियाँ थी, ठीक है, कुरीतियाँ थी जो समाज में चल रही, उन्हें समाप्त करने के लिए एक महान दार्शनिक, एक महान फिलोसफर, एक महान राजनीतिक, एक महान समाज सुधारक जन्म लेते हैं, जिन्हें आप किस रूप में जानते हो? तो राम मोहन राय, ठीक है, राम मोहन राय। और राजा की उपाधि इन्हें किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, राजा राम मोहन राय ने उस समय सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। किसके साथ? उस समय गवर्नर कौन थे? मैंने बताया था कि विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का क्या करवाया था? अंत करवाया था 1829 में, ठीक है। और उसी समय बंगदूत को क्या कर दिया जाता है? बंद करवा दिया जाता है, ठीक है। वहीं आगे अगर परिचर्चा करूं तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 का में इन्होंने क्या किया था? इसका प्रकाशन किया था, ठीक है। बनारस अखबार का प्रकाशन किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1844 में इसका क्या किया था? आरंभ किया था। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। इस और क्या बोल रहा है कि जो राजा प्रसाद शिव प्रसाद क्या निकालते हैं? अखबार निकालते हैं अपना, बनारस अखबार उसका नाम होता है। 1844 ईस्वी में क्या होता है? प्रकाशित होता है। और जिसकी भाषा क्या थी? हिंदुस्तानी थी, ठीक है। इसकी उर्दू शैली के विरोध में भी सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार पत्र सुधावर्षण इंपोर्टेंट है। सुधावर्षण कब? 1854 ईस्वी में क्या होती है? एक दैनिक प्रकाशन के रूप में ये प्रकाशित होती है। इसका भी क्या होता है? आरंभ होता है। और पंजाब से नवीन चंद्र राय ने एक पत्रिका निकाली, उसका नाम क्या होता है? ज्ञान प्रकाशनी होती है, ठीक है। पंजाब से कौन सी पत्रिका निकलती है? नवीन चंद्र राय द्वारा निकाली जाती है, जिसे ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का नाम दिया गया, ठीक है। ये पंजाब से निकलती हुई है, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास में अपना क्या दिया? महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद कौन आते हैं? राजा लक्ष्मण सिंह आते हैं, ठीक है। 1861 ईस्वी में आगरा में क्या? प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र, ठीक है। किसकी है? प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र पूछेगा तो किसकी है? तो फटाफट मुझे बताएंगे। प्रजा हितैषी किसकी है? तो ये आपकी अखबार किसकी है? मुझे बताओ तो किसकी है? राजा लक्ष्मण सिंह की है। 1861 में कहाँ से? ये आगरा से प्रकाशित होती है, ठीक है। इन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार किया था, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया था, ठीक है। शकुंतला नाटक का संस्कृत से खड़ी बोली में किसने अनुवाद किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईसाई पाद्रियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। इससे हिंदी के प्रसार प्रसार में बड़ी सहायता मिली, ठीक है। अब जो ईसाई थे, जो पादरी थे, इन्होंने क्या किया? अपने धर्म का, ठीक है, सभी अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो उस समय ईसाई और पादरियों ने क्या किया? अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उसके तेजी से विकास करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या किया? हिंदी को क्या किया? माध्यम बनाया। और जिसके कारण हिंदी क्या होती है? तेजी से क्या होती है? हिंदी का विकास होता है। और 1817 में, ठीक है, 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 में लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना होती है। कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो 1817 में होती है। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1833 ईस्वी में होती है। और क्या बोलता है कि इनके स्थापना के द्वारा विभिन्न विषयों की पुस्तकों का भी क्या होता है? प्रकाशन होता है। तो ये भारतेंदु युग के जो प्रमुख क्या थी? रचनाएं थे, कवि थी, काल थे, उनके बारे में परिचर्चा कर ली। अब भारतेंदु युग आता है, वो हमने पढ़ा था भारतेंदु युग, पूर्व युग पढ़ा था, ठीक है। अब आ गया आपका भारतेंदु युग, ठीक है। भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक, ठीक है, आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया था। 1850 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहते हैं, ठीक है। भारतेंदु युग अगर पूछे तो 1850 से 1900 ईस्वी तक को क्या बोलते हैं? भारतेंदु युग कहते हैं, जिन्हें क्या? आधुनिकता का प्रवर्तक या साहित्यकार माना जाता है, ठीक है। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की अरबी फारसी प्रधान हिंदी भाषा राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला। हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान क्या? हरिश्चंद्र
मैग्नीज में हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया, ठीक है। बाल बोधनी 1874 पत्रिका और निबंधों का क्या होता है, दृष्टिव्य होता है। क्या होता है, दृष्टिव्य देखने को मिलती हैं। अगर वहीं आगे हम चर्चा परिचर्चा करें तो भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर क्या था, नवजागरण है, ठीक है। इसके प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बद्रीनारायण चौधरी हो गए, प्रेमधन हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, अंबिका दत्त व्यास हो गई, राधाचरण गोस्वामी, ठीक है, ठाकुर हो गई, जगमोहन सिंह हो गए, लाला श्रीनिवास दास हो गए, सुधाकर देवी, राधा कृष्ण आदि क्या आते हैं जो भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार में, जिन्हें नवजागरण कहा जाता है। इनमें इनका क्या होता है, प्रमुख योगदान होता है। हिंदी के विकास में देखो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की भी स्थापना होती है, कब, 1893 में। वहीं इंडियन प्रेस प्रयाग का भी योगदान अत्यंत क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। वहीं जो नागरी प्रचारिणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है, ठीक है। जो क्या बनाया था उस समय, नागरी प्रचारिणी सभा की प्रेरणा से क्या बनाया, इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा एक पत्रिका आती है जिसे क्या बोलते हैं, सरस्वती पत्रिका की क्या होता है, आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। इसके प्रथम संपादक कौन थे, चिंतामणि घोष थे, ठीक है। जो सरस्वती पत्रिका है इसके प्रथम संपादक पूछेगा तो कौन थे, आपके चिंतामणि घोष थे। तो अब हमने क्या, जो भारतेंदु युग था उसे दो भागों में पढ़ा था। हिंदी कि जो खड़ी बोली का विकास हुआ, एक तो भारतेंदु का पूर्व युग था और एक भारतेंदु युग था, तो दोनों युगों के बारे में पढ़ लिया। अब हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं द्विवेदी युग के बारे में, ठीक है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक क्या हुए, नियुक्त हुए। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। पूछेगा कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किस पत्रिका को कहा जाता है, तो सरस्वती पत्रिका को क्या 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का क्या कहा जाता है, विश्व योग कहा जाता है, ठीक है। वहीं वर्ष 1900 से 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण और सुधार काल कहा गया था। मैंने बताया था द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग में भगवान दो रूपों में जन्म लेते हैं। मैंने बताया था रामधारी सिंह दिनकर, और मैंने आपको एक और बताया था महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, सोहन लाल हो गए। ये सब क्या थे, आपके राम जी हो गए, ठीक है। और क्या हो गए, महावीर द्विवेदी जी हो गए और सोहन लाल जी हो गए। तो ये सब किस में आते हैं, द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी युग में आते हैं। वहीं देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया। वे लेखकों कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे और उन्हें शुद्ध लिखने हेतु प्रेरित करते थे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त हो गए, रामचरित उपाध्याय हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए, हरिऔध हो गए, नाथुराम शर्मा हो गए, शंकर हो गए, सियाराम शरण गुप्त हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, जगन्नाथ दास रत्नाकर हो गए, राय देवी प्रसाद पूर्ण हो गए, ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हो गए और राम नरेश त्रिपाठी हो गए, बालकृष्ण शर्मा हो गए। ये किस में आते हैं, द्विवेदी युग में। मैंने ट्रिक में बताया था कि जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग में भगवान दो रूपों में जन्म लेते हैं। देखो सारे आपके भगवानों के ही नाम है, मैथिली शरण गुप्त हो गए, ठीक है। उसके बाद रामचरित उपाध्याय हो गए। अयोध्या में कौन जन्म लेते हैं, रामचरित उपाध्याय लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए, ठीक है, हरिऔध, ठीक है, नाथुराम शर्मा हो गए, ठीक है। ये सारे मैंने आपको क्या बताया, ट्रिकी वे से पहले ही बता दी हैं, तो आज आपका रिवीजन हो रहा है। उसके बाद आपका क्या आता है, छायावाद का युग आता है, ठीक है। मैंने बताया था जयशंकर प्रसाद होगी, महादेवी वर्मा होगी, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, एक छायावादी कवि थे, ठीक है। चिदम्बरा के लिए 1968 में कब इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, सुमित्रा नंदन पंत को। मैंने बताया था पंथ कितने हो गए, 1968 के हो गए। 1968 में चिदम्बरा के लिए इन्हें क्या दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और मैंने बताया कि महादेवी के चरणों में कितने 82 फूल चढ़ाओ, कितने 82 फूल चढ़ाने हैं, ठीक है। तो 1982 में इन्हें क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से महादेवी, आपका बंटी, ठीक है, परिवार, आपका बंटी हो गया। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मैंने सारे बताए हुए हैं आपको, ट्रिकी वे से भी समझाए हुए थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद हो गए, ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी, कुकुरमुत्ता, ठीक है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, बताया था बार बार, ठीक है। तो देखो छायावाद युग वर्ष 1918 से 1936 को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया गया है। छायावादी काव्य में प्रसाद जी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद तो अपने में क्या है, एक महान छायावादी कवि है, कामायनी, ठीक है,
बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बहुत बार समझाया हुआ है कामायनी के बारे में, ठीक है। पूछ लेता है कामायनी के बारे में, व्याख्यात्मक रूप में भी परिचर्चा की थी मैंने एक पिछली वीडियो में, जो मैंने छायावादी युग बताया था, उसमें कामायनी को लेके मैंने और आपको अच्छे से समझाया हुआ था, ठीक है। प्रसाद जी की यह प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद दिया, ठीक है। पंथ ने शब्दों को सरल बनाया, जो महादेवी और उसके प्राण डाले। अब देखो मैंने बताया था, अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने छायावादी कवि में आपको छायावादी के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी बताई थी। ब्रह्मा किसे कहा जाता है, ठीक है, विष्णु किसे कहा जाता है, महेश किसे कहा जाता है और देवी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो यही उस चीज़ के बारे में इन पंक्तियों में झलकता है। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया, प्रसाद ने क्या किया, प्रकृति को मिलाने का काम किया, तो निराला ने मुक्त छंद दिया और निराला ने किया मुक्तक छंद दिया। पंथ जी ने शब्दों को सरल बनाया, तो महादेवी जी ने इनमें क्या डाल दिए, प्राण डाल दिए। तो ये छायावाद के चार प्रमुख आपके क्या होंगे, देवी देवताएं होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश, जयशंकर प्रसाद होगी, सूर्यकांत त्रिपाठी हो गए और सुमित्रा नंदन पंथ हो गए, और आपकी जो प्राण डालती है वो क्या थी, महादेव हैं। प्राण डालने और प्राण हरने वाली कौन है, महादेव हैं। महादेव से क्या हो गया, स्त्रीलिंग महादेवी हो गया। महादेवी से अगर बात करूं आपका महादेवी वर्मा का नाम आपका प्रमुख आता है, ठीक है। याद रखना इंपोर्टेंट है। छायावाद युग में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। चमुकटी सन 57 में बहुत तलवार पुरानी थी, बुंदे ने हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां किसकी हैं, किसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं मैंने आपको बताई थी, ठीक है। बताओ मुझे कोई भी एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता बता दो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी ना कि रामधारी, ठीक है, राम के रूप में जन्म लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे लेते हैं, अयोध्या में लेते हैं। क्या नाम था उनका, रामधारी सिंह दिनकर थी। इनकी रचना मैंने पूछी थी आपसे, तो रामधारी सिंह की कविता बता दो मुझे, कोई भी मुझे कमेंट में बताओ कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता बता दो मुझे। इनकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो क्या थी, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है हुंकार, ठीक है। क्या है हुंकार, मुझे क्या लगता है इनका बहुत प्यारा लगता है। सलिल कण हूँ या पारावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं, बदा हूँ स्वप्न हूँ लघुवृत्त हूँ मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं, ठीक है। समाना चाहता है जो बीन उर में, बिकल कर शून्य हूँ झंकार हूँ मैं, भटकता खोजता हूँ मैं ज्योति तब में, सुना है ज्योति का आगार हूँ मैं, जिसे निसी खोजती तारों में जलाकर, उसी का कर अभिसार हूँ मैं, जन्म कर मर चुका 100 बार, लेकिन अगम का पार 100 पार कर चुका हूँ मैं। ये किसकी पंक्तियाँ हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं, ठीक है। दूसरे आपके आ जाते हैं कौन, मैं बुझा सोहन लाल द्विवेदी, ठीक है। सोहन लाल द्विवेदी जी की एक कविता है, इतनी प्यारी कविता, मैं आपको बता दूं। इनकी एक कविता अगर बताऊं सोहन लाल द्विवेदी जी की, तो क्या करती है, आप में क्या भरती है, उत्साह भरती है, ठीक है। देखो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बड़े लाइन इनके द्वारा बोलेगी कि लहरों से डर जाओगे तो आपकी नाव क्या हो जाएगी, कभी प्यार नहीं होगी, ठीक है। अगर आप पहले से ही पर्वत को देख के पीछे हट जाओगे, पहले ही आप क्या करोगे, सफलता को देखते हुए अगर भीड़ को देखते हुए पीछे हट जाओगे, तो कभी आप सक्सेस नहीं होगे, ठीक है। तो इसी के उसमें बोलते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब देखो, इन्होंने उदाहरण लिया था एक चींटी का, बहुत प्यारी बहुत अच्छी कविता है, मेरी फेवरेट भी है, कि देखो, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। चींटी कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। चावल का दाना अगर लेके उसने पहाड़ पे चढ़ना है, तो दाना लेकर तो चलती है, लेकिन चढ़ते दीवार पे 100 बार वो नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है। आगे क्या बोलते हैं, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत ही प्यारी कविता है इनकी, एक इनकी सोहन लाल द्विवेदी जी की, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं आगे बात करूँ, सियाराम शरण गुप्त हो गए, ठीक है, श्याम नारायण पांडे हो गए, गुरुभक्त सिंह हो गए, इत्यादि अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सृजन करके हिंदी का समृद्ध किया गया है। देखो, सभी की कविताएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो
जो इम्पोर्टेंट है, हुंकार भरती है कौन? रामधारी। राम के नाम से सुनते ही आपके हृदय में क्या होता है? हुंकार भरता हुआ। ऐसा है क्या है? सोहन लाल द्विवेदी, ठीक है। सोहन लाल, दो नाव में पैर रखोगे तो गिर जाएंगे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, नहीं तो सभी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपका क्या होता है? द्विवेदी युग खत्म हो जाता है तो क्या आ जाता है? प्रगति युग आता है, ठीक है। प्रगति युग आता है तो देखो, हिंदी साहित्य में वर्ष 1936 से 1942 तक की अवधि क्या होती है? प्रगति युग मानी जाती है। प्रगति युग के आदि प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स है। राजनीति में जो मार्क्सवाद साहित्य के वही प्रगतिवाद का रूप क्या आता है? उभर का सामने आता है। प्रगतिवाद कवियों में सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन हो गए, त्रिलोकचंद शास्त्री रागे हो गए, ठीक है, शिवमंगल सिंह हो गए और रामविलास शर्मा आदि आपके लिए आ जाते हैं। ये भी आपके किस में? प्रगतिवादी युग में भी इनकी गणना की जाती है। देखो, अब प्रगति युग के बारे में थोड़ी और जान लेते हैं क्या है प्रगति युग, ठीक है। प्रयोगवाद शब्द, ठीक है, उसके बाद आता है प्रगतिवाद के बाद आपका आता है प्रयोगवाद युग, ठीक है। देखो, प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अज्ञेय द्वारा संपादित क्या तार सप्तक से माना जाता है। देखो यार, मैंने बताया था कि अज्ञेय, ठीक है, किसका नाम? अज्ञेय है, ठीक है। मैंने बताया था कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार, बहुत बार पूछी गई रचना है कि कितनी नाव में कितनी बार। मुझे नहीं पता है, मुझे पता होता तो मैं बोल देता मुझे पता है, तो क्या बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है, पता नहीं है तो अज्ञेय, अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? बताओ मुझे अज्ञेय का पूरा नाम, फटाफट बताओ मुझे अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? फटाफट कोई भी मुझे आंसर बताओ कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। बताओ फटाफट। तो अगर अज्ञेय का पूरा नाम मैं बताऊं, ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या था? सचिनानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय था, ठीक है। जन्म की बात करूं तो 7 मार्च 1911 में इनका जन्म होता है और 4 अप्रैल 1978 को ये क्या हो जाते हैं? पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो कहानी, उपन्यास, यात्रा इनने लिखे, निबंध, डायरी जैसे साहित्यिक इन्होंने बहुत लिखी है, ठीक है। देखो, अगर बात करूं तो इनकी रचना अज्ञेय मैंने बताया, ठीक है, क्या भग्नदूत हो गया, ठीक है, और क्या क्या बताए थे मैंने? बताओ, इनकी रचनाएं मैंने आपको सारी बताई थी कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। अज्ञेय की रचनाएं मैंने आपको बताई हुई थी, प्रमुख रचनाएं कि कितनी नाव में कितनी बार, भग्नदूत हो गई, चिंता हो गई, ठीक है, चिंता किसको नहीं करनी है? अज्ञेय, मुझे पता नहीं है, ठीक है। इतलयम हो गई, ठीक है, हरी घास पर क्षण भर होगी, बाहरा अहेरी हो गई, इंद्रधनुष रोदे हुए हैं, ठीक है, अरि ओ करुणा प्रभामय होगी, आंगन के पार द्वार हो गए, कितने नाव में कितनी बार, मुझे नहीं पता, अज्ञेय है, ठीक है। किसकी रचना है? कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञेय। 1967 में ये क्या होती है? प्रकाशित होती है, ठीक है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। किसे जानते हो आप? बताओ। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, अज्ञेय, ठीक है। हीरानंद सचिनानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये? सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता था, पहले मैं सन्नाटा बुनता था, महावृक्ष के नीचे, ऐसे बड़े बड़े इतनी प्यारी प्यारी रचनाएं हैं ना कि इनकी आपको बताऊं तो सचिनानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का, इनकी बहुत प्यारी प्यारी रचनाएं हैं, ठीक है। 4 अज्ञेय को नाम कैसे मिला? देखो, मुंशी प्रेमचंद ने अज्ञेय नाम दे दिया, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद अपने आप में क्या है? एक प्रमुख कवि हैं, ठीक है। मैंने बताया था, ठीक है, मैं क्या हूँ? एक मजदूर हूँ, जिस दिन मैं कार्य नहीं करूँगा उस दिन मुझे खाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। कौन बोलते हैं ये? प्रेमचंद्र की पंक्तियाँ मैंने बताई थी पहले आपको एक वीडियो में, क्या क्या बताए थे, और बताया था मैंने कि अगर किसान के बेटे बोलने लग जाए कि गोबर में ऐसे बदबू आने लग गई तो उस दिन देश में क्या हो जाएगा? अकाल पड़ने लग जाएंगे। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये सब किसकी हैं? प्रेमचंद्र की हैं, ठीक है। इनका बचपन का नाम, इनका वास्तविक नाम मैंने आपको बताया था धनपत राय श्रीवास्तव, सारा बताया हुआ है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नई कविता के प्रमुख तत्व, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवाद दृष्टि से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 में इलाहाबाद से हुआ। इसके संपादक डॉक्टर कौन थे? जगदीश गुप्त थे, ठीक है। हिंदी हमारे देश को समृद्ध भाषा है। हिंदी साहित्य की सभी विधाएं, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य इत्यादि साहित्य सृजन हो रहा है। दक्षिण में राष्ट्रकूटों और यादवों का राज्य स्थापित होने पर वहां हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ ही हिंदी भाषा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
आदि प्रदेशों में प्रसारित हुई, वहाँ इनका क्या हुआ, बोलबाला चला। और स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की भाषा हिंदी होने से हिंदी का पूरे देश में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। अब देखो हिंदी के विकास से संबंधित संस्थाएं, अगर हिंदी के क्षेत्र में जिन संस्थाओं ने क्या किया, हिंदी को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, हिंदी के क्षेत्र को विकास को इसके महत्वपूर्ण क्या दिया, अपना योगदान दिया, उन कुछ संस्थाओं के नाम यहाँ पे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 1800 ईस्वी में सबसे पहले हिंदी के विकास में क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, वो हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयागराज उत्तर प्रदेश 1884 हो गया। नागरणी प्रचारणी सभा काशी उत्तर प्रदेश में है, 1893 में हिंदी के विकास में योगदान देती है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग उत्तर प्रदेश 1910 में। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार संस्था मद्रास चेन्नई में है, तो ये 1915 में अपना क्या देती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। अखिल भारतीय संगीत परिषद कहाँ पे है, महाराष्ट्र मुंबई में है, 1919 में हिंदी के क्षेत्र में क्या देती है, विकास योगदान देती है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, ठीक है, 1920 हो गया। हिंदी विद्यापीठ देवोहर, ये क्या है, प्रमुख संस्थाओं के नाम बता रहा हूँ मैं। 1929 हो गया। नागरी लिपि सुधार समिति गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में इसका क्या हुआ, स्थापना होती है 1935 में। ठीक है, स्थापना वर्ष क्या बने, 1935 आपका क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट हो गया। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1936 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रसभा प्रचार समिति वर्धा के नाम से भी जानता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है, 1936 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी असम में है। ठीक है, 1938 में इसकी स्थापना होती है। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई महाराष्ट्र 1938 में इसकी स्थापना होती है। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन बम्बई महाराष्ट्र में 1942 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रभाषा परिषद पुणे महाराष्ट्र की बात करें तो 1945 में होती है इसकी स्थापना। देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश में 1947 में इसकी स्थापना होती है। बिहार राष्ट्रसभा परिषद पटना बिहार 1951 में इसकी स्थापना होती है। हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1953 में, और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली 1900 कहाँ पे है, पूछ लेगा अगर, संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, नई दिल्ली 1953 में इसकी स्थापना होती है। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में है, 1957 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में है, 1959 में इसकी स्थापना होती है। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली में है, 1975 में इसकी स्थापना होती है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में 1997 में इसकी स्थापना होती है। और जितने भी ये क्या है संस्थाएं हैं, ये क्या करते हैं, हिंदी के विकास में क्या करती हैं, अपनी प्रमुख भूमिकाएं और अपनी प्रमुख इसके प्रचार प्रसार और इसके विकास में क्या करते हैं, योगदान देती हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि प्रयोगवादी युग आया, उसके बाद जो हिंदी का विकास क्रम हुआ, उसके प्रचार प्रसार के लिए किन किन संस्थाओं ने अपना योगदान रूप दिया। ठीक है, राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अब आप आज तक बहुत ही कंफ्यूज हो कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, मातृभाषा है, क्या है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, राजभाषा के रूप में हिंदी का कैसे विकास हुआ। ठीक है, जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय में पाली क्या थी, राजभाषा थी। अब देखो, अब आप आज से कंफ्यूज नहीं हो गई कि क्या राष्ट्रभाषा है, क्या राजभाषा है, क्या मातृभाषा है। ठीक है, तो राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ। क्या है राजभाषा, जिस भाषा में शासन का क्या होता है, कामकाज होता है। ठीक है, शासन जिस भाषा में क्या करते हैं, अपना कामकाज संपादित करती है, उसे क्या बोलते हैं, राजभाषा कहते हैं। ठीक है, अशोक के समय पाली भाषा क्या थी, पाली भाषा ही राजभाषा थी। ठीक है, अशोक के शिलालेख मैंने आपको बताया कि अशोक को किस नाम से जाना जाता था, देव नाम प्रिया, क्या प्रियदासी नाम से अशोक को जाना जाता था। उत्तराखंड के कालसी से इसके अभिलेख मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या बोलते हैं कि मैंने अपने राज्य में क्या कर लिया था, सभी के लिए पूर्ण चिकित्सा, पशु और मनुष्य के लिए पूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था कर दी थी। ये जो कालसी के टोंस नदी किनारे कालसी से जो अभिलेख प्राप्त हुआ, उसमें अशोक ने ऐसा कहा है। ठीक है, अशोक ने अंतिम क्षणों में क्या हो गया था, अपना क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों अपना लिया था, वो मैंने आपको स्टोरी बताई थी जब 261 BC हिस्ट्री वाली वीडियो कराई है मैंने कि 261 BC। ठीक है, क्या करता है, जब अशोक कलिंग पर क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। ठीक है, उसने अपने अभिलेखों में स्वयं कहा है कि जब मैंने कलिंग पर विजय किया तो 1,50,000 मैंने क्या कर दिया था, वहां पे 1,50,000 लोग क्या हो गए थे, मौत के घाट उतार दिए गए थे। खून की नदियां, पूरा जो कलिंग का जो मैदान था वो क्या हो गया था, लौह से पूरा क्या हो जाएगा, खून से क्या हो गया था, पूरा लाल हो गया था। और 50,000 क्या हो गए थे, वहां पे घायल हो गए थे।
और अंतिम में सारे पुरुषों की मृत्यु होने के पश्चात वहाँ की महिलाएं क्या कर लेती हैं, खुद कलिंग मैदान पे क्या करती हैं, युद्ध के लिए आते हैं। ऐसा अशोक ने अपने उसमें बताया हुआ है। और इस दर्दनाक हादसा को देखते हुए अशोक क्या कर देता है, अपना क्या करता है, एक प्यार पूर्ण और क्या करता है, अच्छे चरित्र वाला प्रेम की नीति अपनाता है। ठीक है, किससे प्रभावित होके, कलिंग से। अगर कलिंग का विवरण कौन से अभिलेख में है, अशोक के कलिंग का विवरण पूछेगा तो कौन से अभिलेख में है आप मुझे बताएंगे। और अपने शासन के कौन से वर्ष, 8वें वर्ष उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इससे पहले अगर बात करूं मगध साम्राज्य का जब उदय होता था तो महापद्मानंद ने भी क्या किया था, कलिंग पे विजय की हुई थी। ठीक है, मैंने अगर मगध के बारे में मैंने आपको बताया कि मगध एक क्या था, बहुत ही शक्ति संपन्न क्या था उस समय, महाजनपदों में से एक था मगध। क्यों था, क्योंकि देखो मगध का क्षेत्र क्या था, लौह खनिजों से क्या था, परिपूर्ण था। खनिज होने के कारण उन्हें क्या लाभ मिलते थे, ठीक है, वहाँ का जो जंगल का एरिया था बड़ा था, जहाँ से हाथी मिल जाते थे। हाथी युद्ध में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हिस्ट्री वाली वीडियो में करवाया, यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लंबा चली जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री मैंने आपको वहाँ बताई हुई है। तो देखो मगध क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्यों शक्तिशाली रूप में उभरा। ठीक है, मैंने अशोक के बारे में बता दिया कि अशोक, ठीक है, अशोक का देखो 4 ही ऐसे अभिलेख हैं, 4 ही ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, जिसमें अशोक का नाम वास्तविक अशोक रूप में है। बाकी में इसे क्या बोला है कि ये प्रियदासी है। ठीक है, क्या है, प्रियदासी है, देव नाम प्रिय है। ठीक है, 4 अभिलेख मैंने आपको कौन कौन बताए थे, मैंने बताओ 4 अभिलेख कौन कौन से 4 अभिलेख बताए थे मैंने आपको, जिसमें अशोक के नाम मैंने पहले बताया हुआ है तो बताएंगे। अगर जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें मैंने आपके अशोक के 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का वास्तविक नाम अशोक है। ठीक है, और किसने अपने पुत्र और पुत्रिका को श्रीलंका भेज दिया था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, महेंद्र और संघमित्र, पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्री का नाम था संघमित्रा, किसके द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था, ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था, ठीक है, बताएंगे मुझे, बाकी मैंने आपको हिस्ट्री वाले में करवाया हुआ है। ठीक है, राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी में मध्य पुरालेखों से पता चलता है कि उस समय हिंदी मिश्रित संस्कृत की राजभाषा थी। ठीक है, जो राजस्थान से क्या 11वीं और 15वीं शताब्दी के क्या मिले हैं, पुरालेख मिले हैं, उनसे क्या पता चलता है कि हिंदी मिश्रित संस्कृति की क्या थी, राजभाषा थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। मोहम्मद गौरी से ले लो आप, ठीक है, मोहम्मद गौरी से ले लो अकबर तक। ठीक है, मोहम्मद गौरी के का किसके साथ युद्ध हुआ है बताया था मैंने। ठीक है, और मैंने बताया था 1991 में, 1992 में, ठीक है, और 1914 में, सारे मैंने इंपोर्टेंट युद्ध, 1928, 29, 30, ठीक है, 42, 35, ठीक है, ये सारे 56 वाले युद्ध मैंने आपको बताए हुए हैं जो भारत के प्रमुख युद्ध हैं। एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है, उसमें युद्धों के बारे में ही आपको बता दूंगा जो आपके लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल, ठीक है, क्या था, मंत्री टोडरमल आपको पता है। ठीक है, अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, टोडरमल भी एक प्रमुख व्यक्ति थे जिसमें, ठीक है, फारसी राजभाषा इन्होंने क्या कर दी, घोषित कर दी गई। ठीक है, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 ईस्वी तक फारसी को क्या राजभाषा बनाए रखा, और ब्रिटिश शासन के काल में लॉर्ड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा के पद को क्या हुई, सुशोभित हुई। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ साथ ही हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार मांग उठी, और पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने सतत प्रयत्नों ने वर्ष 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की राजभाषा के रूप में हिंदी को क्या कर दिया गया, उर्दू के समान ही अधिकार मिला था। वहीं भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। ठीक है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसके द्वारा सुझाया गया, तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सुझाया गया था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर, इंपोर्टेंट है, संविधान सभा में राजभाषा, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा, गोपाल स्वामी आयंगर ने प्रस्तुत किया था। और भारतीय संविधान में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय संविधान में अगर बात करूं तो 10 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई, जिसके पश्चात प्रत्येक 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर है ये, 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है वो मुझे बताएंगे। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस आप मुझे कमेंट बताएंगे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का क्या है, उल्लेख है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन
का भी आदेश क्या किया था, जारी किया था। और संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 तथा इस प्रकार कुल 30 सदस्यों ने क्या किया था, भाग लिया था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो कौन थे, बाल गंगाधर खरे थे। ठीक है, बाल गंगाधर खरे क्या थे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक है, जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर खरे आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। और कब, 1955, 15 जुलाई 1955 को इसकी क्या होती है, प्रथम बैठक होती है। संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की भाषा वही होगा जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, क्या बोला, अनुच्छेद आर्टिकल 346 346 क्या बोलता है कि एक राज्य दूसरा राज्य मध्य तथा राज्य संघ के मध्य संचार की भाषा क्या होगी, वही भाषा होगी जो उस समय क्या चल रही है, संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, जो संघ में राजभाषा है वही क्या होगी, राज्य हो गया, और क्या हो गया आपका, मैंने बताया संघ हो गया, और मध्य राज्य हो गया, उनकी राजभाषा वही होगी जो क्या होगी, संघ की होगी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष क्या है, उपबंध उल्लिखित है। ठीक है, 347 में क्या है, किसी राज्य के जनसंख्या के किसी भाग में बोली जाने वाली जो भाषा है उसके संबंध में विशेष उपबंध किसमें, अनुच्छेद 347 में वर्णित है। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया क्या है, उल्लेख है। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 350 की बात करूं तो शिकायतों को दूर करने के लिए क्या है, अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख 350 में मिलते हैं। वहीं अनुच्छेद 350 को में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाने की सुविधा है। ठीक है, जो मातृभाषा, ठीक है, जो प्राथमिक स्तर है, ठीक है, जो विद्यालय में क्या है, प्राथमिक स्तर है, तो बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे क्या अधिक और अच्छा समझते हैं, क्योंकि क्या है, उनकी प्रथम भाषा क्या है, मातृभाषा है, जिसे वो माँ से सीखते हैं, जिसे मातृभाषा कहते हैं। तो इसमें ही प्राथमिक स्तर पर क्या दिया जाएगी, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा, 350 को में प्राथमिक स्तर पर क्या होनी चाहिए, शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 350 ख में भारतीय अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारों की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है। संविधान के अष्टम, ठीक है, सूची में अनुच्छेद 344(1) और 351 में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, 22 भाषाएं मैंने आपको बताई हुई थी। ठीक है, 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, 15वीं कौन जोड़ेगी, ठीक है, सिंधी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताया था, नमक हो गया, ठीक है, नमक नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया। ठीक है, नमक के बाद कोंकणी, नमक 9 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैंने 22 भाषाओं का आपका बताया था। ठीक है, 14 के बाद जो मूल भाषाएं थी संविधान में 14 थी, उसके बाद क्या होगी, 22 भाषाएं हुई। सिंधी हो गया, फिर आपको मैंने नमक बताया था, नमक से 3 भाषाएं आपकी आ रही थी। ठीक है, 9 से नेपाली, 9 से मणिपुरी, और कौन से कोंकणी। ठीक है, और बोडो, संथाली, डोंगरी। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी 22 भाषाओं के बारे में। ठीक है, देखो राजभाषा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। जिस प्रकार हिंदी के भाषा में कुछ संस्थाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी प्रकार किसने दिया, राजभाषा के विकास में भी क्या करती हैं, संस्थाएं गठित होती हैं, उनने अपना क्या दिया, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, प्रकाशन विभाग, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कहा जाता है, नई दिल्ली में है, 1944 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, फिल्म प्रभाग, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन ही आता है, ये भी नई दिल्ली में है, 1948 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में स्थित है, 1954 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, पत्र सूचना कार्यालय, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 1956 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, आकाशवाणी किसके अंतर आता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर आता है, 1957 में इसकी स्थापना होती है। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में है, पहले भी बता दिया, 1957 में इसकी स्थापना होती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली में है, 1960 में इसकी स्थापना होती है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली में है, 1961 में इसकी स्थापना होती है। राजभाषा विधायी आंदोलन, ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है, नई दिल्ली में है,
1965 से 75 तक इसकी स्थापना होती है। ठीक है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1971 में इसकी स्थापना होती है। देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था क्या है? आपका केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है सबसे बड़ी संस्था। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1971 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 1975 में इसकी स्थापना होती है। राजभाषा विधायी आयोग कानून मंत्रालय के अधीन आता है। 1975 में इसकी स्थापना होती है। दूरदर्शन, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। 1976 में आता है। ठीक है, वही मैंने आपको 14 भाषा से मैंने बताया कि मूल संविधान में आरंभ में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। फिर उसके प्रकार क्या मैंने बताया कि 22 भाषाएं हो गई। देखो, पहला असमिया हो गया, दूसरा बांग्ला, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, छठी भाषा आपकी कश्मीरी थी, सातवीं आपकी मलयालम थी, आठवीं आपकी मराठी थी, नौवीं आपकी क्या थी? उड़िया थी, 10वीं पंजाबी थी, 11वीं आपकी संस्कृत थी, 12वीं आपकी तमिल थी, 13वीं आपकी तेलुगु थी, 14वीं आपकी क्या था? उर्दू थी। और फिर 21वां संविधान संशोधन होता है कब? 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। कौन से संशोधन? 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1967 कौन सी भाषा को जोड़ा जाता है? सिंधी को जोड़ा जाता है। ठीक है, 15वीं भाषा हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है? 21वें के बाद 71वें संविधान संशोधन होता है कब? 1992 में कोंकणी को जोड़ा जाता है। ठीक है, और उसी के समय मणिपुरी और नेपाली, नमक, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी और कौ से कोंकणी 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी जाती है। उसके बाद आपका कौन सा संविधान संशोधन आता है? 92वां संविधान संशोधन आता है। 92 संविधान संशोधन आता है जो 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, बोडो 19वीं, 20वीं आपकी डोगरी होती है, 21वीं आपकी मैथिली होती है, 22वीं आपकी क्या होती है? संथाली होती है। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं आपको क्या मिलती हैं? उसमें सम्मिलित मिलती है हिंदी में। ठीक है, मैंने बताया कि मूल संविधान में 14 भाषाएं, याद रखना। ठीक है, 15वीं कब? मैंने 21वें संविधान संशोधन 1967 सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, 15वीं भाषा के रूप में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन होता है कब? 1992 में। 3 भाषाएं, नमक हो गया, कौन कौन से मैंने बताया कि कोंकणी 16वीं हो गई, मणिपुरी 17वीं हो गई, नेपाली 18वीं हो गई। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी जाती है। ठीक है, 92 संविधान संशोधन होता है जिसमें क्या 2003 में किसी बोडो को 19वीं भाषा के रूप में, डोंगरी को 20वीं भाषा के रूप में, मैथिली को 21वीं भाषा के रूप में, संथाली को 22वीं भाषा के रूप में जोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये 22 भाषाओं का उल्लेख था हमारे संविधान के उसमें। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख मिलता है। भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 के अनुसार क्या होता है? अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। संविधान में आश्वासन दिया गया है कि वर्ष 1965 में सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा न हो सका। वर्ष 1963 और वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। ठीक है, ये आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। किस प्रकार संविधान की क्या हो गया आपके लिए? संविधान में भाषाओं का विकास होता है। अब क्या होता है तो संविधान में जो भाषा का विकास हुआ, राजभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा हो गया, मातृभाषा हो गया। ठीक है, जो जिस प्रकार मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, उसके बाद 22 भाषाओं के बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। अब हम जानते हैं हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां एवं उनके क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां हैं। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र की बात करूं तो इसमें हिंदी की कितनी? 5 बोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली कौरवी हो गई, ठीक है, ब्रजभाषा हो गई, ठीक है, और बांगरू हो गई, बुंदेलू हो गई, कन्नौजी हो गई। तो ये पश्चिमी में आती है। ठीक है, अब कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जान लेते हैं। अगर खड़ी बोली में बात करूं तो देखो, कौरवी का उद्भव सुरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, कुछ भाग बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। खड़ी बोली के लिए क्या सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। खड़ी बोली क्या आकार बहुला है। ठीक है, जो खड़ी बोली है इसका क्षेत्र मैंने बताया देहरादून का मैदानी भाग हो गया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली और कुछ भाग किसका बिजनौर और रामपुर और मुरादाबाद का भी इसमें आता है। ठीक है, ब्रजभाषा की बात करूं तो ये मध्यवर्ती रूप में अपभ्रंश के रूप में इसका विकास होता है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर हो गया, मैनपुरी हो गया, एटा, बदायूं, बरेली तथा उसके आसपास के क्षेत्र इसमें क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ठीक है, वहीं बात करूं बांगरू या हरियाणी भाषा की
तो आपको पता है कहाँ इसका क्षेत्र, हरियाणा था, दिल्ली का देहाती भाग है, हरियाणा भाषा आकार में बहुला है। ठीक है, बांगड़ू या हरियाणी आपको पता है दिल्ली का देहाती भाग, हरियाणा वगैरह इसमें शामिल है। ठीक है, बुंदेली की बात करूँ तो बुंदेली में आपको पता है झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी हो गया, होशंगाबाद के आसपास के क्षेत्र क्या बुल्देनी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, कन्नौजी भाषा के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इटावा, फर्रुखाबाद हो गया, शाहजहानपुर हो गया, कानपुर हो गया, हरदोई हो गया, पीलीभीत आदि इसमें क्या होती हैं शामिल होता है। कन्नौजी भाषा ओकार में क्या है, आकार में क्या है, बहुला है। ठीक है, अब अगर बात करें पश्चिमी तो हमने जान लिया, अब बात करें पूर्वी क्षेत्र में हिंदी भाषा की 3 बोलियां हैं, जिसमें अवधी हो गया, दूसरा क्या है आपका बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगर बात करूं कि अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो इसका उद्भव कहाँ अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्र लखनऊ भी है, इलाहाबाद भी है, फतेहपुर, मिर्जापुर और रायबरेली, सातापुर हो गया। ठीक है, सीतापुर है, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, कहाँ बहराइच और बांकीपुरी होगी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि में क्या अवधी बोली जाती है। ठीक है, बघेली का क्षेत्र की बात करूँ तो बघेली कहाँ का, ये आपकी कहाँ रीवा, सतना, ठीक है, शहडोल, मैहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। छत्तीसगढ़ी में आपको पता है कहाँ कि सरगुना, कोरबा, बिलासपुर हो गया। ठीक है, रायगढ़ हो गया, खैरागढ़ हो गया, रायपुर और दुर्ग और क्या राजनांदगांव, कांकेर आदि इसमें क्या छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है राजस्थानी क्षेत्र। हिंदी की 4 बोलियां हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत की बात करें तो ये इसका उद्भव किससे होता है, शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके क्षेत्र में जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, क्या जैसलमेर हो गया, बीकानेर आदि आते हैं। पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो इसका क्षेत्र जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ आदि है। ठीक है, उत्तरी राजस्थानी की बात करें तो इसका अगर हम क्षेत्र की बात करें तो गुड़गांव, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र को माना जाता है। ठीक है, याद रखना। और दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, ठीक है, रतनामा हो गया, भोपाल, होशंगाबाद आदि इसके क्षेत्र आते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है पहाड़ी क्षेत्र में हिंदी की 2 बोलियां हैं, एक पश्चिमी पहाड़ी, एक मध्यवर्ती पहाड़ी। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी में जौनसार हो गया, सिरमौर हो गया, शिमला, मंडी, चंबा के आसपास के क्षेत्र आते हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊं तथा गढ़वाली, क्रमशः कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जो कुमाऊं गढ़वाली है ये मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत आती है। पहाड़ी क्षेत्र की 2 बोलियां हैं जिसमें क्या गढ़वाली और कुमाऊं आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, याद रखना। देखो बिहार क्षेत्र में हिंदी की 3 बोलियां हैं, एक है मगही, एक है भोजपुरी, एक है आपका मैथिली। ठीक है, मगही मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, भोजपुरी की बात करूं तो ये जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहजहाबाद, चंपारण, सारण और उसके आसपास के क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। मैथिली की बात करूं तो मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है, मैथिली मुझे बताना, मैथिली कहाँ कहाँ, मुजफ्फरपुर और दरभंगा और पूर्णिया, मुंगेर आदि के आसपास क्षेत्र में आपके लिए क्या बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी विकास का क्या रहा, जो बोलियां उपबोलियां नहीं उसके बारे में कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि की अगर बात करें तो भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण कहाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होता है। ठीक है, आज तक भी सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं गया है, आगे भविष्य में पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी जाएगी उस दिन बहुत से सारे राज क्या होंगे आपके सामने उभर कर आएंगे। ठीक है, तो लिपि का सबसे पुष्ट प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। नागरी अथवा देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिलता है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, देखो याद रखना कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ, गुजराती राजा कौन थे, जयभट्ट थे, उनके लेख से प्राप्त होता है। प्राचीन भारतीय लिपियों में ब्राह्मी लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले के पिपरावा के स्तूप तथा अजमेर जिले के बंडली गांव से प्राप्त शिलालेखों में मिलते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव किया है। इसी प्रकार अबुल कलाम आजाद ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का समर्थन किया। देवनागरी में लिपि सुधारों के लिए क्या हुआ, आरंभ धीरे धीरे क्या हुआ, महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। ठीक है, जिन्हें क्या महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से किन्हें जाना जाता था, महादेव गोविंद रनाडे। किसके गुरु थे मुझे बताना। ठीक है, किसके गुरु थे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के बारे में जान लेते हैं। हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। जनसंख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी के बाद इस समय संसार में हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा क्या है, चीनी, अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी बोलने की
जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, पोलैंड, ठीक है, और रोमानिया, फ्रांस, अफ्रीका इत्यादि, जापान, इंग्लैंड, ये सभी हिंदी भाषा के अध्यापन के प्रति रुचि इनकी बढ़ रही है। मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत के 14 उपन्यास में लगभग 200 कहानियों की रचना भी की गई है। इसके उपन्यासों में लाल पसीना, ठीक है, लाल पसीनी, ठीक है, 1977 में सर्वश्रेष्ठ है। अभिमन्यु ने अंततः को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा है। ठीक है, अभिमन्यु ने अंततः को क्या बोला है, मॉरिशस का प्रेमचंद कहा है। फिजी, मॉरिशस, नेपाल, सुरीनामा और क्या त्रिनिदाद, म्यांमार आदि देशों में हिंदी की अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। म्यांमार में क्या ब्रह्मदेश नामक पत्रिका विगत कई वर्षों से प्रकाशित हो रही है। फिजी सरकार तथा सूचना विभाग संघ नामक पत्रिका का भी प्रकाशन कर रही है। ठीक है, अब देखो इंपोर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला सेशन होता है। क्या होता है, हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूएनओ, ठीक है, की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाता है और हिंदी का प्रचार प्रसार करना। अब तक निम्नलिखित सम्मेलन में हिंदी का प्रचार प्रसार करने में ये अपनी क्या देता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, आपके लिए ये वाला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगर बात करूं पहला हिंदी सम्मेलन, ठीक है, कहाँ, नागपुर में आयोजित होता है। आयोजित कहाँ होता है, नागपुर में होता है। कब, 10 से 14 जनवरी 1975 में नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें हिंदी को क्या करना, एक प्रमुख स्थान देने की बात कही गई है। हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहला हिंदी सम्मेलन नागपुर 10 से 14 जनवरी 1975 में संपन्न होती है। दूसरा 28 से 30 अगस्त 1976 में होती है, पोर्ट लुई में। ठीक है, मॉरिशस में पोर्ट लुई में क्या दूसरा हिंदी सम्मेलन मनाया जाता है। ठीक है, 28 से 30 अगस्त 1976 में। तीसरे की बात करूं तो 28 से 30 अक्टूबर 1983 में नई दिल्ली, भारत में तीसरा हिंदी दिवस सम्मेलन होता है। ठीक है, चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993 में पोर्ट लुई में ही होता है दोबारा। ठीक है, दोबारा देखो, अगर बात करूं, एक तो आपका होता है 1976 में होता है दूसरा। ठीक है, दूसरे के बाद चौथा भी आपका क्या होता है, पोर्ट लुई में होता है। कब, 1993 में। ठीक है, तो अगर चौथा हिंदी सम्मेलन दिवस पूछे तो कहाँ, पोर्ट लुई मॉरिशस में 1993 में। ठीक है, पांचवा कहाँ होता है, 4 अप्रैल 1996 को पोर्ट ऑफ स्पेन में होता है। ठीक है, छठा पूछे तो 14 से 18 सितंबर 1999 में लंदन, ब्रिटेन में होता है। ठीक है, सातवां पूछे तो 2003 में कहाँ होता है, सूरीनाम में होता है, जिसे क्या पारामारिबो भी कहा जाता है। पारामारिबो सूरीनाम में क्या सातवां होता है। आठवें की बात करूं तो आठवां कहाँ होता है, ये न्यूयॉर्क अमेरिका में होता है। कब, 13 से 15 जुलाई 2007 में होता है। नब्बे की बात करूं तो 22 से 24 सितंबर 2012 को कहाँ पे, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में होता है। ठीक है, 10वां हिंदी सम्मेलन की बात करूं तो 10 से 12 सितंबर 2015 को कहाँ, भोपाल में होता है, भोपाल। ठीक है, और 11वें की बात करूं 2018 में प्रस्तावित है, कहाँ, मॉरिशस में हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ, ये पुरानी किताब है तो उसमें आपका 2018 तक का प्रस्तावित आंकड़े हैं। ठीक है, तो ठीक है, इतना आपके लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो हिंदी भाषा का हमने विकास क्रम देखा। ठीक है, हिंदी भाषा कहाँ से, हिंदी मूल भाषा संस्कृत से लेके, ठीक है, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृतिक, शोरसेनी, अभ्रंश, अवट, हिंदी से लेके हमने, ठीक है, इसके युग मैंने बताया कि भारतीय हिंदू पूर्व युग हो गया। ठीक है, भारतीय हिंदू युग हो गया। ठीक है, छायावादी युग हो गया, प्रगतिवादी या नव प्रवर्तन युग हो गया, सभी, और संविधान में इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। जो हिंदी का विकास क्रम था, किस किस तरह से हिंदी का परिवर्तन हुआ, और हिंदी क्या है, एक परिवर्तन भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, किस किस रूप में हिंदी बदलती है, और आज आपके समय टूटी फूटी क्या होती है, हिंदी आपके सामने उपस्थित होती है। तो किस प्रकार हिंदी का विकास है, इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। अब इस सेशन से महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपके लिए कल लगाएंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे, पूछेंगे कि मध्यकालीन अरबी तथा फारसी में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। मैंने बताया था किस शब्द का प्रयोग किया था, जबान ए हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा परिचर्चा यहाँ से आगे करेंगे। पहला भाग आपके लिए क्या हो गया, कंप्लीट 1 घंटे का हो गया, इंपॉर्टेंट है आगामी आने वाले सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक के लिए, आबकारी और उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कक्षा 10 के लेवल का हिंदी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक है, उससे आपके लिए मैंने संलग्न किया है, उसका वेरीफाइड आंसर आपके लिए सम्मुख है। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं के रूप में एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। थैंक यू सो मच।